वैसे तो काफी कुछ पुराने हमारे स्टूडेंट्स भी होंगे इसमें, और एक्सीलेंट सिविल एकेडमी कोई ऐसा नहीं कि नया नाम है, बहुत पुराना नाम है। खासतौर पर करनाल वगैरह की बात करें तो फिर बहुत ही पुराना नाम है। 2005 से हम वर्क कर रहे हैं और स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए ही कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी लेवल पर हो, चाहे वो स्टेट पीएससी लेवल पर हो। मैं वीके सिंह, विवेक सिंह कह सकते हैं पूरा नाम। 2005 में ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली जो है कॉमर्शियल काम के तौर पर शुरू हुआ था, एक बिजनेस के तौर पर हमने शुरू किया था। लेकिन आज जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक वर्ड आप देख रहे होंगे ट्रस्ट लिखा हुआ मिल रहा है, तो हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य कोई लाभ का नहीं है। ये जरूर है कि हम गुरु और शिष्य की परंपरा में विश्वास करने वाले लोग थे जो है, लेकिन 21st सेंचुरी चूंकि ऑनलाइन का दौर शुरू हो चुका है, इसलिए हमने ऑनलाइन कंपोनेंट पर आना जो है बेटर समझा कि ऑनलाइन ही कंपोनेंट पर जाना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक जो है बच्चों तक हमारी रीच हो सके और वो हमारे इस चीज को जो है बेनिफिट ले सके। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको ये भी पता था कि मैं बीच में कुछ समय तक जो है लगभग 1 साल जो है इससे टच में भी नहीं रहा, क्योंकि मेरे जो फैकल्टीज थी वो जो है टीच करते थे, तो मैंने अपने को थोड़ा सा बाहर कर लिया था। उन्होंने कहा नहीं सर, आपकी एक अलग एक्सपर्टाइज है, आप इसमें रहिए जो है, और इसलिए जो है हमने कहा कि चलो एक ऑनलाइन कंपोनेंट पर शुरू करते हैं, जिसमें खासतौर पर जो वीकेंड के तौर पर बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं कि वीकेंड में हमारी क्लासेस हो जाए, खासतौर पर जो जॉब करने वाले बच्चे हैं। देखिए यूपीएससी के लिए अभी भी आप हमसे सजेशन मांगेंगे तो हम यही कहेंगे कि यूपीएससी के लिए हम फुल फ्लैश आपका डिवोशन जो है फॉर प्रिपरेशन चाहते हैं। लेकिन एचसीएस एग्जाम की बात है तो यहां पर जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यदि वो अपना कंसिस्टेंसी जो है, कंटिन्यूटी यदि अपनी स्टडी के लिए निकाल सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकाल सकते हैं और 110% जो है आप सक्सेस हो सकते हैं। जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको एचसीएस एग्जाम को क्रैक करने में दिक्कत हो। 2005 से मैं इंस्टीट्यूट को रन कर रहा हूं, ऐसे ऐसे वही बच्चे रहे हैं जिनका काफी कुछ जो है मुझे नहीं उतना लेवल लगता रहा, लेकिन फिर भी वो सक्सेस हुए। पहले ही बैच में जब मैंने 2008 का जो ग्रुप निकला था उसमें मैंने देखा था लगभग जो है 26-27 स्टूडेंट्स थे, उनमें से अराउंड जो है 14 स्टूडेंट्स क्वालिफाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एचसीएस का, 5 स्टूडेंट्स क्वालिफाई एचसीएस मेंस एग्जामिनेशन एंड 2 कैंडिडेट क्वालिफाई फाइनल सिलेक्शन। नीशू शिंगला उसी बैच की थी जो है, एट राइट नाउ वो ज्वाइंट कमिश्नर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। इसी तरह से 2013 के बैच में भी 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ईटीओ शिव कुमार जो है इस तरह से लगे हैं, संजय जो है बीडीपीओ जो है इस तरह से। आगे भी जो है इसी तरह से और भी बच्चे जो है, अशोक मंजाल लेटेस्ट वाले पिछले 2019 वाले बैच में उसका सिलेक्शन हुआ है, एचसीएस उसका सिलेक्शन हुआ है प्रॉपर जो है। तो ये चीजें जो है इस तरह से हमने ऑर्गेनाइजेशन की एक सक्सेस स्टोरी है फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसके अलावा यदि आप देखेंगे एसएससी, सीजीएल और बैंकिंग और क्लर्कियल ये सारे एग्जाम्स में तो मोर देन जो है 1000 स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जो है जरूर सिलेक्टेड है। ऑर्गेनाइजेशन जो है 2005 से स्टार्ट हुआ था। हमने कहा था कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज में उस समय हम थे, और 2013 में ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर एस्टेब्लिश हो गया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। रजिस्टर्ड ऑफिस इसका सेक्टर 13 करनाल का है, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में कारपोरेट ऑफिस हमारा जो है नूर महल के पास में जो है सेक्टर 32 से स्मार्ट होम के पास में है, अपने ओन प्रीमाइसेस में है। वहां पर रेंटेड प्रीमाइसेस था, ये हमारा अपना ओन प्रीमाइसेस है, इसलिए हॉस्टल की भी फैसिलिटी है, सारी चीजें यहाँ पर हैं वैसे अवेलेबल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में है, यूपी में एटा और हाथरस में है, हिमाचल में सोलन में। वेबसाइट जो है 2 आप देख रहे हैं, excellentisacademy.com, excellentisacademy.org 2 है। ये दोनों स्पेशली फॉर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट्स हैं। एक और भी आप वेबसाइट यहाँ पर देख रहे होंगे, ecatgroup.in, दिस इज सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर।
चिल्ड्रंस पर चाहे हम काम कर रहे हैं, चाहे वीमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं, जितने भी अदर्स हैं उससे रिलेटेड ये वेबसाइट है, उस पर डला हुआ है। ईमेल आईडी वगैरह है जो है वो सारी चीज यहाँ पर ये स्पष्ट तौर पर ये लिखा हुआ है। ये हमारा जो 2007 से लेकर के 2021 तक हम SC, OBC एंड माइनॉरिटी के लिए जो है इन हरियाणा एंड इन मध्य प्रदेश प्री कोचिंग स्कीम्स वगैरह भी रन करते रहे। उसमें जो है SC और OBC के जो बच्चे रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरी गवर्नमेंट की स्कीम्स के तौर पर जो है वो चलता रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स की जो है। राइट नाउ ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही स्टेट गवर्नमेंट इस तरह की कोई स्कीम रन कर रही है, इसलिए हम यह बेनिफिट बच्चों को देने में इस समय अक्षम है, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। अब क्यों नहीं चल रही है इस चीज पर हम क्वेश्चन नहीं यहां पर उठा सकते। नेक्स्ट, जिस सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं, एक तो एजुकेशन और लिटरेसी प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, दूसरा नेशनल लेवल मॉनिटरिंग के तौर पर काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। उसमें हम इक्विवेलेंट टू डिप्टी सेक्रेटरी रैंक पर काम किया जा रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। इसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी, लीगल एंड कंज्यूमर अवेयरनेस पर भी काम कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी में वीमेन एम्पावरमेंट है, चिल्ड्रन राइट्स पर काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज अगेंस्ट में जो है इसके डिसएडवांटेज सेक्शन के जो सोसाइटी के हैं उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो हमारा कंसर्न है वो सिर्फ एजुकेशन और लिटरेसी को लेकर के है, और उसमें खास तौर पर आज हम जो मिल रहे हैं वो HCS प्री एग्जाम को पॉइंट को फोकस करके चल रहे हैं। थोड़ा सा जो कि ब्रीफ ऑर्गेनाइजेशन का बताना जरूरी था, इसलिए हम यहां पर फोकस किए हुए हैं। नेक्स्ट जो है हमारे बारे में यदि काफी कुछ तो जो यहां से हैं रिलेटेड जो है वो जानते ही होंगे। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हूं, यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट रहा हूं, LLB जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। 2 साल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में मैंने काम किया जो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के तौर पर। 21 ईयर का लगभग टीचिंग एक्सपीरियंस है। एक्सीलेंस सिविल एकेडमी का मैं खुद फाउंडर मेंबर हूं। डिस्ट्रिक्ट लेवल विजिलेंस कमेटी करनाल और पानीपत में दोनों में मैं मेंबर हूं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एज इनरोल्ड हूं और हरियाणा करनाल बाई कोर्ट में भी जो है ये डिफरेंट जो है लेवल पर जो है हमारी जो मॉनिटरिंग वगैरह रहती है उसमें, जैसे कि यहाँ पर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के डिप्यूटी कमिश्नर के साथ ये मीटिंग हो रही है, यहाँ पर जो है कोडरमा के साथ में है, यहाँ पर जो है ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पर गढ़वा पलामू वगैरह का है। ये गढ़वा, पलामू, कोडरमा, गिरिडीह इस तरह से डिफरेंट लेवल पर जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह को मॉनिटर करने का हम काम करते रहते हैं। फिलहाल जो है उसके लिए जो है कैरियर को लेकर के जो है कॉलेजेस वगैरह में हमारे सेमिनार्स वगैरह चलते रहते हैं। ये सारा हमारा ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्डिंग का। ये कॉन्फ्रेंस हॉल का है जहां से अभी हम क्लास रिले कर रहे हैं, हम इसी इंटरेक्शन पैनल पर हैं। ये हमारा ऑफिस का हो गया, ये लाइब्रेरी हो गया, ये सारा इसका स्ट्रक्चर है। चलिए जहां पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट है उस पर आते हैं, HCS एग्जाम को लेकर के। HCS एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस गाइडेंस और आंसर राइटिंग एंड इंटरव्यू टिप्स एंड करियर गाइडेंस फॉर सिविल सर्विस, ये 4 मुद्दों पर आज हम डिस्कस करेंगे। जो इसके बाद एग्जामिनेशन का सबसे पहला जो हमने एजेंडा रखा था वो यही था कि HCS एग्जाम का पैटर्न की यदि बात करते हैं तो 3 स्टेज में एग्जाम होता है, चाहे वो हम UPSC लेवल पर भी बात करें तो भी, या फिर जो है स्टेट PSC आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, इसमें भी दोनों में जो है 3 स्टेज में एग्जाम होता है। पहला स्टेज प्रीलिम्स एग्जाम का, दूसरा मेंस का, तीसरा इंटरव्यू का। आप लोग जानते होंगे, जो है इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जनरल स्टडी और CSET आपका प्रीलिम्स के पार्ट में रहेगा। मेंस का जो है सिलेबस जो है UPSC और HPSC का दोनों का डिफरेंट है, और अभी रिसेंटली उसमें जो है चेंजेस किए गए हैं, इसलिए भी जो है ये वेबिनार हमें करने की ज्यादा जरूरत पड़ी है। यहां पर जब मेंस के एग्जाम्स की बात करें तो मेंस एग्जाम में टोटल आपके 4 जनरल स्टडी के पेपर होंगे और 2 लैंग्वेज के पेपर होंगे, लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश का पेपर होगा। इसी के साथ में आपका एक एसे राइटिंग भी इसी में रहेगा। जो है आप एसे राइटिंग और लैंग्वेज ये समझ लें कॉमन है, इंग्लिश का एक एसे और एक हिंदी का एसे। जो 4 पेपर जो है जनरल स्टडी के हैं। 4 पेपर्स का जो पैटर्न होगा मोस्टली जो है ये कह लीजिए कि आपका जो है UPSC के जो है पैटर्न पर कुछ ब्रेक करने की कोशिश की गई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। जैसे कि जो है आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये पार्ट जो है UPSC लेवल पर ये देखते हैं तो पेपर 1 होता है जनरल स्टडी का। यहां पर भी वही पेपर 1 इसी तरह का कॉन्सेप्ट पर रहेगा,
लेकिन उस सिलेबस के साथ साथ प्लस हरियाणा ओरिएंटेड, हरियाणा का भी जो है कुछ पार्ट इसमें रहेंगे। यदि आपका ये जो पेपर का पैटर्न है 100 मार्क्स का है, तो ये मान लीजिए कि क्या कहते हैं कि हरियाणा ओरिएंटेड जो है 20 to 25% जो है आपके हरियाणा से रिलेटेड रहेगा ये। पेपर 2 इंडियन गवर्नेंस को लेकर के है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का पार्ट है, और इसमें भी वही चीज हरियाणा के भी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के यहां पर भी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स 3rd पेपर एंड 4th पेपर जो है हरियाणा आर्ट एंड कल्चर पूरे तौर पर उसी तरह से, कुछ सेक्शंस इसी तरह से इसमें डिवाइड करने का है, और भी डिटेल्स जो है जो नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ साथ जो है दिख जाएगा उसके तरह। तो कुल मिलाकर के आपको जो है अब जनरल स्टडी 4 पेपर्स में जो है प्रिपेयर करना होगा। जो अभी तक आप जो है जनरल स्टडी का पेपर एक ही रखते थे और ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह इस तरह से रहता था, वो अब यहां पर नहीं रहना है। अब जो है क्या कहते हैं आपको 4 पेपर्स यहां पर प्रिपेयर करने होंगे। मेंस एग्जाम्स का अलग है, ये आप जानते हैं कि कन्वेंशनल पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें लिखना होता है, और इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो अभी हम आगे इस पर डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल आप ये जानते रहे कि मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स इंक्लूड जनरल स्टडी एंड सीसैट क्वालिफाइंग। सीसैट यहां पर जो है क्वालिफाइंग के ही तौर पर रहेगा। मेंस का जो है वही चीजें हमने जो अभी तक आपको डिस्कस किया वही चीज है, लेकिन यहां पर आपको इस बार जो है हरियाणा पर थोड़ा सा फोकस करना जो है शुरू करना होगा। अब यहां पर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू का जो हमने सेक्शन रखा है, इसमें आंसर राइटिंग जो है मेंस एग्जाम्स का पार्ट है। देखिए मैंने यहां पर क्लियर कट लिखा है, क्लैरिटी, स्ट्रक्चर एंड रिलेवेंसी। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए सिविल सर्विस के एग्जाम्स में, ये रिलेवेंसी वर्ड जो है बहुत ही मायने रखता है। रिलेवेंसी कहने का मतलब यह है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जितना पूछा गया है, सिर्फ उतना ही जवाब दीजिए, अनावश्यक इधर उधर रिप्लाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल पर या कॉलेज लेवल पर जो भी आप एग्जाम्स वगैरह देते हैं, तो उसमें एक अप्रोच अलग होता है। कई बार यह देखा गया है कि आप एकेडमिक एजुकेशन में जब भी आप चाहे ग्रेजुएशन का पेपर दे रहे हैं या मास्टर डिग्री के एग्जाम्स वगैरह के दे रहे हैं, तो वहां पर आपका ऑपरेशन क्या होता है, पेज भरो अभियान। वहां पर उस पेज भरो अभियान से मार्क्स भी मिल जाते हैं काफी हद तक, लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल नहीं होगा। यदि उस एग्जाम्स के पेपर क्वेश्चन में जो है 250 वर्ड्स में आंसर लिखने के लिए कहा गया है, तो आपको सीधा सीधा सिर्फ 250 वर्ड्स में ही रिप्लाई देना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। यदि आपसे पूछा गया है कि बाबर एक कुशल सेनापति था न कि एक प्रशासक, तो आपको यहां पर बाबर की जीवनी के बारे में भूमिका बनाने का कोई मतलब नहीं है। यदि उस पर आप लिख रहे हैं तो उस पर नंबर कुछ नहीं मिलेगा आपको। उसने सेनापति के तौर पर जो भी उसने 4 बार यहां पर ये हुए हैं, 4 युद्ध लड़े हैं, और क्या उसका अप्रोच रहा है, क्या उसकी तुलगमा पद्धति रही है, किस तरह के क्या सिस्टम्स को उसने यूज किया है, यदि उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको उस पर मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। और अक्सर जो है आप लोगों की ये गलतियां होती हैं, अक्सर जो है आप चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। मैंने देखा है इस चीज का, स्टूडेंट्स लिख करके कहीं ना कहीं कहेंगे सर रिलेवेंट तो नहीं, रिलेवेंसी नहीं है। उसका जो पूछा गया है सिर्फ टू द पॉइंट वही आप रिप्लाई दें, उससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो है स्ट्रक्चर, यहां पर देखिए एक स्ट्रक्चर वर्ड भी मैंने लिखा है, क्लैरिटी लिखा है। क्लैरिटी का और रिलेवेंसी, क्लैरिटी यह है कि आप जो वर्ड कहना चाह रहे हैं, ये 200 वर्ड है तो 200 वर्ड के अंदर लिखो, उससे बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, जो पूछा जा रहा है सीधे टू द पॉइंट आप रिप्लाई दें। आप नॉर्मल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, यदि किसी भी ब्यूरोक्रेट से आप मिलने जाते हैं, किसी भी आईएएस से मिलते हैं, किसी भी एसडीएम से मिलते हैं, उससे आप पूछेंगे, वो 2 शब्द में बस आपको रिप्लाई देता है, 2 से तीसरा शब्द लेता नहीं है। ये चीज जो है आपके, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, ये सारे आपको प्रिपरेशन के समय में ही आपके अंदर जो है कम से कम 25 से 30% ब्यूरोक्रेटिक नेचर तो डाल देते हैं, ये रिप्लाई दे देते हैं। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, आप क्वेश्चन का रिप्लाई एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखें। अक्सर क्या होता है कि आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता है, आपसे किसी भी क्वेश्चन को लेकर के पूछा गया, फॉर एग्जाम्पल जो है क्या कहते हैं कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को लेकर के आपसे पूछ लिया गया। आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में क्या लिखते हैं, कभी आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं,
फिर कभी आप मॉडले-मिंटो रिफॉर्म की बात करते हैं, फिर कभी आप मॉन्टेग्यू चैम्प्स वर्डिक्ट पर आ जाते हैं, फिर कभी आप जो है 1857 के लगभग जब आपका विक्टोरिया का जो डिक्लेरेशन हुआ जो है उसके उस पर आ जाते हैं। यहां पर क्या है कि आपका ऑर्डर ऑर्डर क्या है, यदि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल ये शुरू हो रहा है तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद 58 में जब इंडियन गवर्नेंस एक्ट आता है तो वहां से आपका क्रोनोलॉजिकल शुरू होना चाहिए। यदि उसके ऑर्डर को आप डिफरेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर गलत हो गया तो जाहिर सी बात है कि वहां पर इन्विजिलेटर को यह लगेगा कि ये अनावश्यक बस इधर उधर को घुमा रहा है। अनावश्यक तो नहीं भाई, चलिए आपका रिलेवेंट भी मैं मान लेता हूं, लेकिन एग्जामिनर के लिए जो है वो स्ट्रक्चर सही नहीं है, मार्क्स आपके यहां पर कम हो जाएंगे। इसलिए जो है आंसर राइटिंग के समय में क्लैरिटी, रिलेवेंसी एंड स्ट्रक्चर, ये तीन वर्ड जो है इसको हम CSR कहते हैं, ये CSR आपके जरूर होने चाहिए। क्लैरिटी, स्ट्रक्चर एंड रिलेवेंसी आपके आंसर्स में जब तक नहीं होगा CSR तब तक नहीं बनेगा। ये चीज है आपका यहां पर हमेशा जो है क्वेश्चंस का अक्सर एक चीज और भी मेंस एग्जाम में क्या होता है, फिलहाल जो है अभी तो मेंस एग्जाम का स्टेज आगे है लेकिन फिर भी हम यहां पर डिस्कस कर देना चाहते हैं। आप जब भी क्वेश्चंस को लिखें, क्वेश्चन बुकलेट जो आपको मिलती है तो उसमें एक लास्ट पेज में जब भी जो भी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं उसके ब्रीफ पॉइंट्स जरूर लिख लें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके माइंड में आते हैं कि हाँ ये पॉइंट लिख देंगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आपके माइंड में आए कि हमें लिखना है, लेकिन जब आंसर का फ्रेम करने लगते हैं, उसका स्ट्रक्चर तैयार करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि 2 पॉइंट आपके स्टेप हो गए और उसके बाद आप याद करते हैं वो याद नहीं आता। इसलिए जो है यदि आपने लास्ट पेज में यदि आपने लिखा हुआ है तो तुरंत उसका, हम ये नहीं कह रहे पूरा, बस हिंट सा लिखने, जैसे ही हिंट आप देखेंगे तो तुरंत आपके माइंड में जितने भी पॉइंट्स उसके राउंड किए थे वो सारे के सारे वहां पर आपको याद आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप आसानी से जो है स्ट्रक्चरल मेंस एग्जाम का तैयार करेंगे। इसलिए जो है मेंस एग्जाम में आपके आंसर राइटिंग बहुत ही डिपेंड करती है आपको क्रैक कराने में, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप आंसर राइटिंग डे 1 से शुरू करें। भले ही आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स की तैयारी शुरू हो रही है, लेकिन चूंकि वीकेंड के तौर पर ज्यादातर आप लोग जुड़ना चाह रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप जो है डेली जो है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें। वीक में पहले 2-3 क्वेश्चन लिखें, फिर वीक में इंक्रीज करें, और उसको यदि आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे जो है मेरे नंबर पर भी जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर भी वैसे तो नॉर्मली सबको पता ही होता है, काफी कॉमन है, 9355602224। आप लिख करके भेज सकते हैं, चाहे आप हमारे नोन है चाहे अननोन भी होंगे तो भी मैं रिप्लाई जरूर देता हूं। अक्सर जो है बच्चे हमारे जानते हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे रहे हैं वो जानते हैं कि मैं इसका रिप्लाई जरूर देता हूं, क्या कमी है कैसे क्या। दूसरा जो है आंसर का फ्रेम बनाते समय यदि ये आपकी A4 साइज की पेज है तो इसका 25% मार्जिन आप अलग रखें। इस 25% मार्जिन में हम ये कहते हैं कि आप जो पॉइंट्स आगे कभी आप स्टडी कर, जो अपने पर्सनल नोट्स की बात कर रहा हूं, उसमें जो है आप जो भी अलग पॉइंट्स मिलते हैं तो उसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं, आपका आंसर जो है वो परफेक्ट बन सकता है। इसलिए जो है ये चीज जो है आप एक आदत डालें जो है ये नोट्स प्रिपेयर वगैरह करने के लिए। तो ये सारी चीजें आंसर राइटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरव्यू के लिए जो है वो तो सिंपल सा पार्ट है, जो है फिलहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसमें जब आप इंटरव्यू वगैरह में आएंगे तो देन हम उस समय बताएंगे कि आपको क्या करना है। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो है कि आपका करंट से जुड़ा हुआ रहना। करंट के टॉपिक से आप कितने जुड़े हुए हैं, क्योंकि यूपीएससी क्या है, ईयर्स एंड आईज आपकी जो है 24 आवर जो है ओपन रहनी चाहिए। हमेशा जो है आपके अराउंड में क्या घटनाएं हो रही हैं, कैसी हो रही हैं, उसके लिए जो है आप तुरंत जो है अवेयर हैं। जितने भी जो है क्या कहते हैं आप अवेयर रहेंगे उतने ही जो है आपको इजी होगा इंटरव्यू वगैरह क्रैक करना। मेंस एग्जाम में भी वो आपको बेनिफिट देता है। यदि आप अपने सराउंडिंग की इवेंट्स को लेकर के अवेयर हैं तो आप मेंस एग्जाम के आंसर का फ्रेम करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये चीजें यहां पर हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब एनालिसिस कर लेते हैं कि प्रीलिम्स पेपर्स का कैसे क्या रहा है और उस हिसाब से अपना क्या होना चाहिए। आप देखिए हिस्ट्री में ये 23 में देखेंगे तो 21 क्वेश्चन थे, यहाँ 24 क्वेश्चन थे, यहाँ पर अप्रॉक्स जो है 29 जो है 29 क्वेश्चन है। 21 में ये 22 ये 23 में। इसके मतलब यदि आप देखेंगे तो ये जरूर है कि हाँ थोड़ा सा वेटेज जो है कम आपको दिखता है,
लेकिन ये एक स्टैटिक पार्ट है, इसको कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसलिए जो है हिस्ट्री के पार्ट को जो है आपको करना ही करना है, चाहे वो एंशिएंट का पार्ट हो, चाहे मेडुअल है या मॉडर्न है, तीनों हिस्ट्री। और ये भी देखा गया है कि इसमें प्रपोर्शन भी लगभग मोर ओवर एक जैसे रहे। हाँ, ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा रहा है। 21 क्वेश्चन जो थे उसमें यदि आप देखेंगे तो लगभग एंशिएंट के 5 क्वेश्चन थे, मेडुअल के लगभग 7 थे, और उसके अलावा 8-9 क्वेश्चन के लगभग ये थे जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट थे। तो इस तरह से जो है ये रोल जो है हम तीनों पार्ट को जो है इक्वल ही रखेंगे। साथ में अब हरियाणा से रिलेटेड रहेगा। हरियाणा के लिए जो है मैंने थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट अलग रखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनका हम सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, आर्ट, ये 4 टॉपिक से लेकर ज्योग्राफिकल 6 टॉपिक को लेकर के एक छोटी छोटी सी वीडियोस जो है हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम अपनी बनाएंगे, और उसके लिंक्स आपको शेयर कर देंगे, आप उसको वहां से कवर कर लीजिएगा। उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से ज्योग्राफी इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके क्वेश्चन 15, 21, 12 इस तरह से लगभग जो है कभी ज्यादा भी रहा है, कम रहा है, मोर ओवर एक जैसे। पॉलिटी के पार्ट से क्वेश्चन देख रहे हैं, 17 क्वेश्चन पिछली बार थे, 8 उससे, और उसके पहले जो है 20 क्वेश्चन थे। वेरिएंट से इसमें भी काफी है जो है, लेकिन फिर भी जो है पॉलिटी के क्वेश्चंस को आप मान के चलें कि कितना भी हो जाए जो है 12-15 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का पार्ट देखिए, 13, 8, 6 कंटिन्यूअस जो है इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी इंक्रीज होगा, तो हम यही मान के चलते हैं कि इसको इग्नोर नहीं करना है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आप इकोनॉमिक्स के मान करके चलें। साइंस का पार्ट और हिस्ट्री का पार्ट, ये दोनों जो है मोर ओवर एक रहते हैं। हरियाणा में साइंस का सेक्शन ज्यादा पूछा जाता है, और साइंस में भी खास तौर पर जो है लाइफ साइंस, बायोलॉजी का पार्ट, बायो का पार्ट कह लें, मतलब जूलॉजी और बॉटनी इससे रिलेटेड, और हेल्थ वगैरह का रिलेटेड, इस तरह से क्वेश्चन इसमें ज्यादा रहते हैं। इसलिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस, और ये इधर हिस्ट्री, जो वैसे तो सभी हम उसको लेकर के चलें। करंट अफेयर्स मोर ओवर जो है लगभग एक जैसे हैं। हरियाणा जीके का पार्ट है। ये आप देखें तो पूरा जो है क्या कहते हैं कि आपका पेपर के पिछले पेपरों की जो है 3 साल के पेपर्स की हमने यहां पर एनालिसिस दे रखी है कि किस तरह से किस सेक्शन से क्या क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडी के पेपर 1 में है। आप यदि हमारी क्लास के साथ में क्लास का जो नोट्स है प्लस जो लेक्चर्स हमारे रहेंगे, यदि इन दोनों को जो है साथ में लेकर के चलेंगे तो मैं ये 90 to 100% की बात करता हूं कि क्वेश्चन होंगे इसी में से। आपको उस समय कितना याद आता है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन उससे बाहर नहीं होंगे, क्वेश्चन रहेंगे उसी में से जो स्टडी मटेरियल दिया गया है और जो लेक्चर दिए रहे होंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं होंगे, ये आप मान के चलें। और 90 to 100% कह रहा हूं, यदि आप इसमें से 70-75% भी अटेम्प्ट करके आ जाएंगे तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक होने से कोई रोक नहीं सकता। प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक होगा। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारी जो है सीसैट के पार्ट की है। देख रहे हैं पिछले सालों में रीडिंग कंप्रिहेंशन को लेकर के है, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज और स्किल वाइज कंप्रिहेंशन से रिलेटेड कुछ जुड़ता हुआ सा पार्ट है। यहां पर जो है 23 में 30 क्वेश्चन यहां पर, 35 क्वेश्चन यहां पर, 25 ये है, 10 यहां पर है, टोटल 100। सभी सेक्शंस लगभग मॉडरेट, पिछले हर सालों का जो है लगभग मोर एवर एक जैसा रहा है। इसमें जो है यदि आप 2 सेक्शंस को थोड़ा सा पार्ट पर फोकस कर लें, यदि आपका इंटरेस्ट क्वांटिटेटिव अच्छा है, अरिथमेटिक्स का पार्ट, और यदि अरिथमेटिक्स अच्छा है तो लॉजिकल रीजनिंग भी ठीक होगा, ये दोनों पार्ट कर लें तो भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। यही चीज है, यदि आपको कुछ स्टूडेंट्स की दिक्कत ये होती है कि उनको मैथमेटिक्स में बड़ी दिक्कत होती है, आप जो है कंप्रिहेंशन और रीजनिंग का पार्ट को तैयार कर लीजिए, जो है उससे आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्रिहेंशन क्या, छोटे से पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ में सही आंसर्स निकालने होते हैं। सीसैट इतना बड़ा कोई जोखिम है ही नहीं कि आप उसके लिए जो है इतनी ज्यादा मशक्कत करें। सीसैट आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो ये चीज है आपके सीसैट के लिए। जो तो सीसैट के बाद जो है अगला पार्ट पर आते हैं हम अपने, अभी तक हमने जो डिस्कस किया था एक क्वेश्चन पेपर्स कैसे आए हैं उसके ट्रेंड को।
अब करना कैसे है ये चीजें जो नॉर्मली क्या है, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3, और इसी थर्ड पार्ट में ही हमने स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम को रखा है, लिखा हुआ है। सिलेबस यही है, नॉर्मल सिलेबस का रहता है। कहीं पर भी एक चीज और भी जान लें कि अक्सर जो है आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर के पूछेंगे कि हमें सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, कैसे करें। सिंपल सा एक रिप्लाई सबका मिलता है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ो। कॉमन वर्ड है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ो। पूछे कौन सी पढ़नी है, 6वीं से लेकर के 12वीं तक की पढ़ डालो। बिल्कुल जो है सिर्फ और सिर्फ आपसे, या तो वो अपना समय सेव करना चाहते हैं या तो आपसे वो बात नहीं करते। 6 से लेकर के 12 तक की कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है भाई, इस चीज पर नहीं बोलेंगे। उसका सिंपल सा यह है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, ये 4 किताबें तो ये हैं, ये तो आप 6 to 8 तक की पढ़ लीजिए। और 11th and 12th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये पढ़ लीजिए। 9th and 10th के साइंस की बुक पढ़ लीजिए बस। आपको 6, 7, 8 की जो है साइंस वगैरह की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अनावश्यक जो है टाइम आपका उसमें। आपको 11, 12 की जो है साइंस वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 9th और 10th का साइंस पढ़ें। 11th और 12th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये जो आप प्रिपेयर करेंगे ना, ये आपको मेंस एग्जाम्स के आंसर को फ्रेम करने में बड़ा बेनिफिट करेगा, और ये आपका जो है फाउंडेशन के लिए तैयार हो करेगा। 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी है वो आपका बेस बनाएगा, और 11, 12 का आपका आंसर फ्रेम करना बताएगा। और जब हम सब्जेक्ट के तौर पर जब और भी डेप्थ में इसमें पढ़ते हैं, तो ये आपकी एनालिसिस और उस पर जो है सोचने की थिंकिंग को डेवलप करेगा। अब यह है कि कहते हैं कि क्या पढ़ें, एंशिएंट में कहते हैं केसी श्रीवास्तव पढ़ लो भाई, कुछ लोग कहते हैं एसके पांडे पढ़ लो, या फिर मजुमदार पढ़ लो। 10 किताब बता देंगे। अक्सर आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये भी पढ़ना है। अब मेरा सिंपल सा ये कहना है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लो, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ो। 1 बुक 10 टाइम्स आप ये पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, सिंगल बुक 10 टाइम्स आप पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। हम यहां पर इसलिए जो है इस बार जो है किसी भी तरह से आपके एचसीएस के पॉइंट से इन सब पर जो है अलग सेपरेट बुक पढ़ने के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे। आप सिर्फ 11th और 12th की हिस्ट्री की बुक्स जो है पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी झा एंड श्रीमाली पढ़ने की जरूरत नहीं है, मजुमदार रायचौधरी नहीं पढ़ने की जरूरत है, केसी श्रीवास्तव पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही क्या कहते हैं एसके पांडे पढ़ने की जरूरत है, ना मेडुअल हिस्ट्री में आपको सतीश चंद्रा पढ़ना है, ना हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ना है, ना वीडी महाजन पढ़ना है। कोई भी बुक आपको इस तरह की इसमें नहीं पढ़नी है। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में क्योंकि ये मेंस एग्जाम में जब आप जाएंगे तब हम जरूर कहेंगे कि विपिन चंद्रा एक बार पढ़ लो बस। पहले जो है ये यूपीएससी लेवल, यहां पर अभी हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ एचसीएस एग्जाम के पॉइंट से बोल रहे हैं। यूपीएससी पर होंगे तो हम फिर किताब में कहेंगे कुछ। एचसीएस की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी यहाँ की ये 6 to 12 की नहीं, 6 to 8 तक की ये, 11, 12 की ये, और 9, 10 का साइंस, बस ये पढ़ना है। और इधर ये विपिन चंद्रा पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए भी जो है फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारा रीजनल ज्योग्राफी 50 चीजें जो है सिलेबस में लिखी हुई होती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी आपकी सफिशिएंट है। हाँ, यदि ये है तो एक खुल्लर साहब की बुक हम जरूर कहेंगे कि खुल्लर की जो है पढ़ लीजिए, जो है ज्योग्राफी की जो आती है बुक, वो सफिशिएंट है, वो भी कर सकते हैं एड ऑन करने के लिए। लेकिन मेरा जो सिलेबस कराने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। हम ये नहीं करते हैं कि एंशिएंट इस तरह से, वो आपको सिंपल सा एक लाइन ग्राफ हम अक्सर जो है क्लास में बनवाते हैं। यहां तक 1500 तक ये दौर रहेगा, 600 तक ये दौर रहेगा, बीसी की बात कर रहा हूं अभी, और 22750 तक ये दौर रहेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद ऋग वैदिक एज हो गया, पोस्ट वैदिक एज हो गया, मौर्यन एज, और ये सारे जो भी हैं एक लाइन ग्राफ बनाएंगे।
चाहे वो मौर्यन एज की बात करें, चाहे फॉरेन इन्वाइडर में तक पहलव कुषाण वगैरह की बात करें, या फिर गुप्ता एज की बात करें, या पोस्ट गुप्ता एज की बात करें, राजपूत एज की बात करें, एक लाइन ग्राफ बनेगा डेट वाइज जो है, डेट मतलब ईयर वाइज। बस आप उस लाइन ग्राफ को तैयार कर लेंगे तो अराउंड ये मान के चलें कि 60%, 40 to 60% आपकी हिस्ट्री की समस्या सॉल्व है। कभी भी क्वेश्चन आपसे कंटिन्यूअस ईयर्स में नहीं पूछा जाता। कोई भी घटना पूछ लिया गया तो ये नहीं कहेंगे कि 1947, 1946, 45 इस तरह के ऑप्शन नहीं होते हैं। आपको उससे रिलेटेड जो है थोड़े से कंफ्यूजिंग होंगे। आपको यदि वो इवेंट यदि थोड़ी सी भी ध्यान है और लाइव ग्राफ आपको पता है तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि नहीं, ये इस समय तो वो सिचुएशन थी, इसलिए वहां का नहीं होगा, उससे पहले का होगा। ये तो जो है क्या कहते हैं, मॉडलिमिंटो से पहले का है। ये तो जो है सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट के लगभग का है। ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर के है, या ये भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय का है। तो उस तरह से जो है आपको वो लिंकअप करना होगा, और उस तरह से यदि आप लिंकअप करेंगे डेफिनेटली जो है आपका जो है पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हिस्ट्री को भी जो है पढ़ने का मतलब ये नहीं, अक्सर जो है हिस्ट्री में आप ये सोचते हैं कि ईयर कैसे लर्न होंगे, कैसे इतने नाम लर्न होंगे, और मैं कहता हूं कि कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, रीडिंग करने की जरूरत है। आप बार बार रीड करें, लाइन ग्राफ को साथ में रखें और उसके साथ में बार बार रीड कर लें। जो 10 टाइम्स हमने कहा कि 10 टाइम्स यदि आपने रीड कर लिया तो डेफिनेटली जो है आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहां के बाद जो है जब मैं यहां पर आता हूं ज्योग्राफी में, इस बार जो है मेरा पूरा प्लान यह है कि इसमें जो है सभी जो है मोर ओवर ऑल सब्जेक्ट्स में मैं खुद मिलूंगा। फैकल्टी के भरोसे मैं छोड़ने के प्लान में नहीं हूं। इस बार मैं खुद अपने ही उसमें। यहां पर जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का सिलेबस आप देखते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ऐसे लोग पढ़ाते हैं। मैंने इसको जो है थोड़ा सा सिस्टम मेरा अलग है। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, तीसरा एटमॉस्फेयर और चौथा रीजनल ज्योग्राफी, सारा कवर हो जाता है। लिथोस्फीयर का मतलब स्थल मंडल, अर्थ सरफेस से लगभग का उसका स्ट्रक्चर क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी सारी आपकी उसमें कवर हो जाती है कि कैसे क्या फॉर्मेशन हुआ है, कहां पर क्या है क्या। एक यूनिवर्स का पार्ट अलग रहता है, इससे अलग रहता है वो यूनिवर्स का, जिसमें जो अर्थ के फॉर्मेशन को लेकर के जितने भी ग्रह वगैरह के हैं सारी सिचुएशंस वहां पर डिस्कस कर लेता हूं। लेकिन लिथोस्फीयर, उसके बाद जो है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लास्ट में जो है रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी में थोड़े क्षेत्र अक्सर। अब यहां पर भी क्या होता है, आपकी रिसर्च शुरू हो जाती है। कैसे शुरू होती है, यूरोप पढ़ना है तो यूरोप में आप लगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूरोप में या फिर अमेरिका में या फिर एशिया में, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका की बात हो, चाहे साउथ अमेरिका की बात हो, चाहे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करें, जहां की भी बात करें, वहां पर उस पॉइंट्स को देखिए जो हाल में जो है आपके बर्निंग टॉपिक में। वेनेजुएला की बात चल रही है तो हाँ, वेनेजुएला से रिलेटेड आप रीजनल चीजें जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। उसमें कंसर्न यूएसए का है तो यूएसए की भी कंडीशंस को जो है वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। उन सब पॉइंट्स को आप सोच सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं कि अब यदि यूएसए की बात है तो पूरा जो है आप नॉर्थ अमेरिका स्टडी करने पर लगे हुए हैं, पूरा साउथ अमेरिका जो है पढ़ने पर लगे हुए हैं, कोई जरूरत नहीं है। पढ़ना उसको है जो आपके करंट के साथ में लिंकअप। सिविल सर्विस एग्जाम हमेशा जो है करंट के साथ आपको लिंकअप करके चलने की बात करता है। कभी भी ये नहीं कहता कि क्या कहते हैं कि आप उस पर रिसर्च करो। आप जब उस पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं तो यूपीएससी में सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी आप खत्म करते हैं। आपको यूपीएससी कभी भी, या चाहे यूपीएससी की बात करें या स्टेट पीएससी की बात करें, वो आपको जर्नलिस्ट चाहती है, स्पेशलिस्ट नहीं चाहती। यदि आप स्पेशलिस्ट बन गए तब तो फिर आप प्रोफेसर बनकर के पढ़ाने का काम कीजिए। क्या जरूरत है आपको जो है सिविल सर्वेंट बनने की। सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको जनरल होना चाहिए, एक जनरल सारी चीजों का परसेप्शन होना चाहिए। आपका कंसर्न किनके साथ होना है, एक आम जनता के साथ होना है। आम जनता को आप कितने लेमैन लैंग्वेज में आप उसको समझा सकते हैं, उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। डीसी का काम क्या है कि डिस्ट्रिक्ट में शांति व्यवस्था और सारी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर को, ये सारा चीज मेंटेन करने का काम डीसी और एसपी का है। और उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना है, आप आम जनता को समझा सकें। और समझाने के लिए आपको डॉक्टरेट करने की जरूरत नहीं है, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, 10 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना जरूरत है कि यदि इस तरह से हमने यहां पर स्टेप नहीं लिया तो इसका इंपैक्ट ये हो जाएगा, इसलिए हमें यहां पर ये स्टेप ले लेना है बस।
हिस्ट्री यदि पढ़ाया जाता है तो इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि आप डॉक्टरेट बन जाए। हिस्ट्री का क्या, आपको बाबर और हुमायूं और अकबर से क्या लेना देना है? कुछ नहीं लेना देना, लेकिन लेना देना है बाबर ने ये गलती की इसलिए ये हो गया, अकबर ने ये गलती की इसलिए ये हो गया। यदि यही चीज ब्यूरोक्रेट जानता रहेगा तो वो गलती वो रिपीट नहीं करेगा और उसका इंपैक्ट वो रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि इतिहास, आज की जो आपकी राजनीति है, कल वो इतिहास बनेगी। कल जो इतिहास थी वो कभी न कभी उस समय जो पॉलिटिक्स थी जो है। इसलिए जो है आपको दोनों चीजों को लिंकअप करके उसको करेंगे तो डेफिनेटली जो है ये सारी चीजें, चाहे वो आपका हिस्ट्री का पार्ट हो चाहे ज्योग्राफी हो, दोनों ही कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा भी यूपीएससी का सब्जेक्ट रहा था, हिस्ट्री भी मेरा पब्लिक सब्जेक्ट रहा था। उस समय जब हम अपीयर हुए हैं तो उस समय 2 सब्जेक्ट होते थे, हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरे सब्जेक्ट रहे थे। तो इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है, फीचर्स है, अमेंडमेंट, शेड्यूल्स, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहां पर भी बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग जो है मिलेगा। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है, ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है, सोचने की बात है। डीपीएसपी में जैसे कि हमने अभी कहा था कि डिफरेंट टाइप की स्कीम्स जो थी गवर्नमेंट ने बंद कर दी, अब हम नहीं जानते, उस पर अभी हम चर्चा नहीं कर सकते। वो किस में था? आपके डीपीएसपी में था। कैसे था? सोशल वेलफेयर प्रोग्राम था। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम किसी भी गवर्नमेंट के लिए जो है वो क्या होते हैं? एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, नीति निर्देशक तत्व जिसको कहा जाता है, उनको उनकी एक मोरल गाइडलाइंस के तौर पर लेते हैं। उसको वो कंटिन्यू रखे या ना रखे, ये किसके हाथ में है? स्टेट के हाथ में है, राज्य के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। सरकार उसको चाहे तो हटा सकती है। तो मतलब ये क्या है? ये फोर्सेबल नहीं है। और ये क्या है? फंडामेंटल राइट फोर्सेबल है। समझने की बात है, सिंपल सा। फोर्सेबल नहीं है मतलब हम उसको लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई क्या कहते हैं यहां पर स्कीम चल रही थी और चलनी चाहिए, हमें तो चाहिए, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सरकार के लिए एक सिर्फ मार्गदर्शन है कि वो एक सोशल वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करने का प्रयास करेगा। लेकिन फंडामेंटल राइट क्या है? नहीं, ये जो है निगेटिव अप्रोच है। सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे कि किसी भी व्यक्ति का जो है मूल अधिकार जो है बाधित हो, किसी का फंडामेंटल अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट यदि वायलेट हो रहा है, ऐसा कोई भी काम जो है स्टेट नहीं कर सकता, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। स्टेट का मतलब हमारा किससे है? गवर्नमेंट से है, नेशन से है, चाहे वो स्टेट लेवल। स्टेट की बात हम सेंट्रल लेवल पर करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, स्टेट लेवल पर बात करें तो आपकी स्टेट की बात है। तो ये सारी चीजें जो है आपके इन सब में जो है ड्यूटीज और इन सब में आएंगी। यहां पर यूनियन में है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, स्टेट में भी है गवर्नर चीफ, ये जुडिशरी, और ये सारी चीजें जो है आपके पंचायती राज और अर्बन बॉडीज वगैरह, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पर ये टॉपिक्स हमने, चूंकि हमें थोड़ा सा फ्रेम करना आसान था इसलिए हमने इस पार्ट में कर लिया। अदरवाइज हम क्या करेंगे? नॉर्मली जो है हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से शुरू करेंगे, संवैधानिक विकास के तौर पर हम कैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन पर पहुंचे। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रीएम्बल कर लेंगे। प्रीएम्बल के बाद जो है सिटीजनशिप कर लेंगे। सिटीजनशिप के बाद फंडामेंटल राइट्स कर लेंगे। उसके बाद डीपीएसपी कर लेंगे और उसके बाद जो है हमारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएंगे। यहां तक तो जो है एक कॉमन सा चलता है। इसके बाद हमारा क्या होता है कि यूनियन की बात करते हैं और यूनियन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव में कौन होगा? चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं? आपके यूनियन के पार्ट। लेजिस्लेटिव में कौन से होंगे? लेजिस्लेटिव में जहां पर जो है पॉलिसी फॉर्मेशन का बात करें, चाहे वो लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की बात हो, ये किस में आ जाएंगे? लेजिस्लेटिव में आ जाएंगे। स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे के सारे आपके लेजिस्लेटिव के पार्ट होंगे। जुडिशरी, चूंकि हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो यूनियन में जुडिशरी में हम किसको कर लेंगे? सुप्रीम कोर्ट को। ये हमारा पार्ट हो जाएगा। यहां पर जो स्टेट लेवल पर इसी तरह से कहा है तो हम स्टेट का स्ट्रक्चर भी इसी तरह से बना देंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव और स्टेट जुडिशरी। स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो आपके सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो सीएम के हैं, प्लस गवर्नर साहब जो है। और जब लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो स्टेट लेवल पर लेजिस्लेचर क्या होगा? विधानसभा। स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, एमएलए जो होते हैं, वो आपके जो है स्टेट लेजिस्लेचर में हो गए। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में सिंगल बॉडी है जो है, सिंगल यूनिकैमरल हाउस है। लेजिस्लेटिव असेंबली है जो है सिर्फ विधानसभा है, इसलिए हम यहां पर सिर्फ विधानसभा की बात करेंगे। लेकिन यदि यूपी की बात करें तो वहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ
बॉडी हम कहां पर डिस्कस करते हैं? यूपी में। लेकिन जो है आपका ऐसा नहीं कि हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हम यहां सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली करेंगे, काउंसिल भी करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। और वहां पर जब यूडीसी की बात करेंगे तो किसको कर लेंगे? हाई कोर्ट की बात कर लेंगे। जो इसके साथ साथ जो है हम वहां पर जो है लोकल जुडिशियल सिस्टम की बात भी वहां पर ही कर लेंगे। इसके साथ में जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं, यूनियन और स्टेट कवर कर लेते हैं, और आपको भी अपनी स्टडी इसी स्ट्रक्चर में करेंगे ना तो बेटर होगा। आप क्या करते हैं, बुक के स्ट्रक्चर में चलते हैं और अपना स्ट्रक्चर प्रिपेयर नहीं करते हैं, उस तरह से जो है काफी कुछ पॉइंट जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने में दिक्कत। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंट कमीशंस की बात करते हैं। डिफरेंट कमीशंस कौन है? दो तरह के हैं, एक जुडिशियल है, क्वासी जुडिशियल है, और दूसरे जो है एक इंडिपेंडेंट। अब जैसे क्वासी जुडिशियल में कौन से कर सकते हैं? एनसीएसटी, एनसीएसटी, नेशनल, एनसीएसटी मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, वीमेन कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, बहुत सारे कमीशन है, ओबीसी कमीशन। ये सारे कमीशन को जो है इनके पास जो है कई जगहों पर जो क्वासी जुडिशियल पावर्स भी हैं, तो उसमें वो नोटिस जारी कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। वो सारी पावर्स को हम वहां पर जो है कमीशन को डिस्कस करेंगे। इलेक्शन कमीशन भी हो गया, सीएजी वगैरह तो बीच में ही हो जाता है, यूपीएससी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये सारे इन पर। और इसके बाद लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस में क्या है? पंचायती राज सिस्टम आपका, चाहे 2 टायर सिस्टम हो चाहे 3 टायर सिस्टम हो, इन सबको जो है पंचायती राज, ये सारा का सारा जो है आपका इंडियन पॉलिटी और इसके अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक्स, ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। अक्सर जो है इकोनॉमिक्स से जो भी स्टूडेंट्स यदि लिंक अप नहीं है तो वो भागने का काम करता है, और मैं कहता हूं कि इकोनॉमिक्स जैसा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कोई नहीं है। और अक्सर जो है मैं क्लास भी शुरू करता हूं तो मैं इकोनॉमिक्स से ही शुरू करता हूं, क्योंकि यहां पर जो है आपको बड़ा अच्छा समझने का है। थोड़ा सा लॉजिक आप लगाएंगे तो बड़ा अच्छा समझ में आ जाता है। भाई सिंपल सा ही 2 वर्ड पर आज हम डिस्कस सिंपल सा करते हैं। एक होता है मार्केट प्राइस, दूसरा होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है क्या है? कॉस्ट प्राइस सिंपल सा, यदि हम इस मार्कर की बात करें तो मार्कर को बनाने में जितनी भी लागत लगी वो क्या है? इसकी कॉस्ट प्राइस। आप कॉस्ट प्राइस को भी डिवाइड करें तो एक कह सकते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या है? इसकी जो रॉ मटेरियल लेने में जो कीमत लगी वो क्या है? वो फैक्टर कॉस्ट। और कॉस्ट प्राइस में क्या है कि फैक्टर कॉस्ट के साथ साथ हम कुछ चीजें और भी जोड़ते हैं। लेबर कॉस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गया, वाटर चार्जेस हो गए, जहां पर भी ये प्लांट लगा है वहां का टैक्सेस वगैरह लग गया। ये बिल्डिंग का है तो बिल्डिंग का कोई टैक्स है जो वहां पर लग रहा है तो उसको हो गया। ये सारे के सारे मिलाकर के क्या हो जाएगा? उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और उस कॉस्ट प्राइस के साथ में जब हम प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस हो जाएगा। मार्केट प्राइस जो है उसके साथ में प्रॉफिट जुड़ जाएगा, और साथ ही साथ जो है हम कुछ टैक्सेस भी गवर्नमेंट के कह सकते हैं, जैसे सेल टैक्स वगैरह की बात कर लें। तो ये चीजें जो है समझने की है, थोड़ा सा आप समझेंगे तो आसानी से कवर हो जाएगा। अब यहां पर जैसे जीडीपी है, जीएनपी है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। अच्छा, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट पॉइंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट। आप कहते हैं कि इंडिया जो है वो ग्रोथ कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं इंडिया डेवलप कर रहा है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में जब तक, इसीलिए तो यूपीएससी क्या है, आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीजों के कॉन्सेप्ट क्लियर चाहता है। डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों में अंतर है। हिंदी में दोनों में कहते हैं कि हाँ वृद्धि और विकास, लेकिन दोनों ही जो है क्या कहते हैं? लिंकअप है। दोनों एक दूसरे से लिंकअप कैसे हैं? नॉर्मली तो आप हिंदी वर्ड, हिंदी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वृद्धि और विकास दोनों सेम, लेकिन क्या डिफरेंस है? यदि डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। मतलब वहां पर जो है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों चेंज हो रहे हैं, तो वो क्या है? वो डेवलपमेंट है। और वृद्धि क्या है? वो सिर्फ जो है ग्रोथ क्या है? सिर्फ क्वांटिटेटिव है। यदि हमारे कंट्री की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, प्रति व्यक्ति आय इंक्रीज हो रही है, तो मतलब क्या है? कंट्री ग्रोथ कर रहा है। लेकिन यदि क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम के साथ साथ यदि कंट्री की लोगों का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है, बेरोजगारी कम हो रही है, रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं, हेल्थ सर्विस अच्छी हो रही है, एजुकेशन अच्छा हो रहा है, क्वालिटी भी, मतलब एचडीआई में हम इंक्रीज कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है,
मतलब क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, तो वो क्या है, वो डेवलपमेंट है। इसी तरह का जो है इकोनॉमिक्स में यदि आप टर्मिनोलॉजी है अराउंड जो है हम 123-27 जो है वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को जो है हम आपको सॉफ्ट कॉपी दे देंगे। यदि इस वर्ड्स को आप लर्न कर लेना तो इकोनॉमिक्स यही 123 से लेकर 27 वर्ड्स में आपके मेंस के आंसर भी फ्रेम हो जाएंगे और प्रीलिम्स का भी जो है ये समझ लीजिए कि कम से कम जो है 70 to 80% इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है जो बचा जो है 70% के बाद जो 30% है वो क्या है, वो डेटा है। वो डेटा आपको करंट के पेपर्स वगैरह, न्यूज पेपर्स वगैरह से आप पढ़ेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कितना ग्रोथ रेट चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, बस वो चीज है। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो सिर्फ इतने वर्ड्स में है। 123 से लेके 127 वर्ड्स हैं, वो टर्मिनोलॉजी बस आपको लर्न करनी है, वो आप समझ लें। नेशनल क्या है, डोमेस्टिक क्या है, नेट क्या है, ग्रॉस क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, प्रोग्रेस क्या है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, कॉस्ट प्राइस, फीस, चलान, सरचार्ज, सीज, ऐसे ऐसे वर्ड हैं। बस ये वर्ड को यदि आप इनकी मीनिंग समझ लें, अभी हमने जो है 15-20 तो मैंने अभी नाम ले लिया जो है, यदि इन्हीं को यदि आप लर्न कर लें तो डेफिनेटली जो है आपका इकोनॉमिक्स के सेक्शन में कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारी है साइंस और सी सेट पर। सी सेट में वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यदि होगा तो मैथमेटिक्स और ये सारी चीज। हाँ, रीजनिंग में थोड़ा सा सेक्शन हम स्लोगलिज्म का जो पार्ट है वो अमरीश कुमार राय को हम ये सेक्शन देंगे जो है, अदर सारे पार्ट्स में मैं मिलूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अप्लाइड साइंस नॉर्मल सा पार्ट है। बेसिक सा 9th और 10th की यदि आप एनसीईआरटी करते जा रहे हैं तो ये चीजें कवर हो जाएंगी। थोड़ा सा फोकस आपको ये करना है कि आप इसमें कोशिश करें कि अप्लाइड पार्ट को ज्यादा करें। लाइफ साइंस से रिलेटेड जो है, हेल्थ को लेकर के, डिजीज वगैरह का, फंगस क्या है, किस फंगस से कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सारी चीजों से रिलेटेड इससे क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा अप्लाइड साइंस के पार्ट रहता है, ये लाइफ बायोलॉजी में। अप्लाइड साइंस में क्या है, ओजोन डिप्लीशन हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, अंटार्कटिका ऑपरेशन हो गया, आईटी सेक्टर हो गया जो है, इन सब से रिलेटेड जो है, डिफेंस सिस्टम हो गया, इन सब से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर। स्पेस देखिए, ये हो गया स्पेस, डिफेंस, आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जो है उसी में कवर हो जाती है। तो ये है आपका कैसे क्या कवर करना है। अब रहा हमारा कंसर्न। हमारा कंसर्न क्या है कि इस ऑनलाइन बैच के लिए जो है हम वीकेंड का कॉन्सेप्ट रखेंगे, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे दोनों दिन जो है हमारा प्लान है कि 3 आवर की क्लासेस ऑनलाइन हम आपसे मिलते रहेंगे। क्लासेस का सॉफ्ट नोट्स जो है आपको जो है भेज दिया करेंगे हम, पीडीएफ फाइल, ठीक है। और साथ ही साथ जो है लेक्चर्स के जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उसकी भी जो है वो आपको लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक को भी जैसे मान लीजिए आपका मिस हो गया तो आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को वहां पर फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो है सॉफ्ट कॉपी आपको पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स की, सेम जो है आज जैसे लेक्चर हुआ तो कल आपके पास वो कॉपी उसकी पहुंच जाएगी जो है। और इसका फी स्ट्रक्चर टोटल जो है प्लान, अच्छा और भी जान लीजिए कि हमारा प्लान यह है कि हम मई लास्ट तक जो है सिलेबस को कवर कर लें, उसके पहले आपका एग्जाम नहीं होना है, चाहे जितना भी जल्दी कर लें। 4999 999 जो है हमारे जो है क्या कहते हैं, इसमें 4999 फीस होगी। ये क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, इस पर आप स्कैन करके जो है इसको फीस को सबमिट कर सकते हैं। और कोशिश यह है कि या तो टुमारो या फिर कमिंग सैटरडे से हम ऑनलाइन आपके साथ